नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल प्राइम टाइम में। मैं हूं राज शर्मा, आपके साथ पेश है देश और दुनिया की अहम खबरें। प्रधानमंत्री ने अपने विशेष कार्यक्रम मन की बात में दिया दवाई भी कड़ाई भी का संदेश। एंटीलिया केस में संजय राउत ने देशमुख को दी नसीहत, कहा वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह नहीं लेना चाहिए था पंगा। जीटीबी अस्पताल से फरार गैंगस्टर कुलदीप फज्जा की पुलिस से मुठभेड़ में हुई मृत्यु। कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, मरीजों को अफरा। राष्ट्रपति की हालत स्थिर, हो सकती है मंगलवार को बाईपास सर्जरी। राजस्थान में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ेगी सख्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश। म्यांमार में हो रही हिंसा में पुलिस और सेना की गोलियों का शिकार हुए 114 लोग। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में हुआ 80% मतदान, वहीं असम में रही 75% वोटिंग। अब खबरें होंगी विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए 75वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले 28 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशवासियों से बात की थी। पीएम मोदी ने मन की बात के 75 एपिसोड पूरे होने पर कार्यक्रम सुनने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में विजयादशमी के दिन मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल ये मार्च का ही महीना था जब देश में पहली बार जनता कर्फ्यू का नाम सुना था। ये एक अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण था। साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगी। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। एंटीलिया केस में संजय राउत ने देशमुख को दी नसीहत, कहा वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह नहीं लेना चाहिए था पंगा। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत मामले में घिरी महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाने के बाद से महाविकास अघाड़ी सरकार में अंदरूनी खटपट भी तेज हो गई है। अब यह खटपट शिवसेना के मुखपत्र सामना के पन्नों पर भी दिखाई देने लगी है। संजय राउत ने देशमुख को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा नहीं लेना चाहिए था। इसी मामले पर संजय राउत कहते हैं, अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया है। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट के लिए नहीं होता है, वो प्रखर नेतृत्व के लिए भी होता है। आपको बता दें कि एंटीलिया केस में सचिन वजह पर रिपोर्ट फेरबदल करने के भी आरोप हैं। जीटीबी अस्पताल से फरार गैंगस्टर कुलदीप फज्जा की पुलिस से मुठभेड़ में हुई मृत्यु। कुछ दिन पहले जीटीबी अस्पताल से फरार गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में ढेर कर लिया। मुठभेड़ रोहिणी के सेक्टर 14 में एक फ्लैट पे हुई। मुठभेड़ में फज्जा घायल हो गया था। उसे अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गैंगस्टर कुलदीप फज्जा 25 मार्च को अपने साथियों की मदद से जीटीबी अस्पताल से भाग गया था। असल में हरियाणा के मशहूर सिंगर हर्षिता दहिया हत्याकांड के में शामिल जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के बदमाश कुलदीप को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसने भागने का प्लान भी बनाया था। दरअसल पूरा मामला ये है कि पुलिस को देखकर कुलदीप ने गोली चलाई। जवाबी उसी फायरिंग में कुलदीप मारा गया। कुलदीप जीटीबी अस्पताल लाते वक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ था, तो वहीं कुलदीप के एक साथी को पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में ही मार गिराया था। बृहस्पतिवार को दिन दहाड़े जीटीबी अस्पताल कैंपस में तकरीबन 8 बदमाश पुलिस से भिड़ गए और उनकी आंखों में मिर्च झोंककर फायरिंग करते हुए कुलदीप मान और फज्जा को भगा ले गए थे। कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, मरीजों को अफरा तफरी में निकाला बाहर। कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मरीजों को हड़बड़ी में खिड़की तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास भी किया।
कार्डियोलॉजी के पूरे भवन में धुआं भर गया और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दावा है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के शीशे तोड़कर सारे मरीज निकाल लिए गए हैं। सभी 138 मरीजों को आज दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि आईसीयू में भर्ती 2 मरीजों की मौत भी हो गई। तो वहीं आपको बता दें आईसीयू में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई। कुछ मरीजों को हैलेट अस्पताल भी भेजा गया। इस मामले की जांच के लिए टीम गठित भी कर दी गई है। राष्ट्रपति की हालत स्थिर, मंगलवार को हो सकती है बाईपास सर्जरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शनिवार दोपहर में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल से एम्स रेफर कर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है। एम्स में जांच के बाद डॉक्टरों ने कोविंद को बाईपास प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दी है। राष्ट्रपति भवन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाईपास प्रक्रिया मंगलवार सुबह होने की उम्मीद है। फिलहाल वो एम्स में विशेषज्ञों की निगरानी में है। ये बताया जा रहा है कि सीने में तकलीफ के बाद राष्ट्रपति शुक्रवार सुबह आर्मी अस्पताल में पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्वीट हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया कि नियमित मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की देखरेख की जा रही है। उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों के प्रति राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद व्यक्त किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत फिलहाल स्थिर है। राजस्थान में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ेगी सख्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को चेताया है। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। गहलोत ने ये जरूर कहा है कि जनता लापरवाही कर रही है, इसीलिए अब और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसे में हमें बिना लॉकडाउन लगाने ही सख्ती बढ़ानी होगी। गहलोत ने आगे कहा कि हमें कोरोना की इस दूसरी लहर को गंभीरता से लेना होगा। पिछले साल 18 मार्च को प्रदेश में कोरोना के केवल 14 केस थे, जबकि इस बार मामले 300 के ऊपर हो गए हैं। इस बार हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है और हर हालात में कोरोना से लड़ने को तैयार भी हैं। ऐसे में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि कोरोना फैले नहीं। वैसे भी अन्य कई प्रदेशों में हालात नाजुक हैं, तो हमें सावधानी बरतनी होगी। गहलोत पहले भी कई बार ऐसी ही हिदायत दे चुके हैं। पिछले दिनों ही गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। म्यांमार में हो रही हिंसा में पुलिस और सेना की गोलियों का शिकार हुए 114 लोग। आंग सान सू की गिरफ्तारी के बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे म्यांमार में शनिवार का दिन सबसे खूनी हिंसा का रहा। म्यांमार की सेना ने जहां वार्षिक सशस्त्र बल दिवस के दिन परेड निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं सड़कों पर खून की होली खेलकर कम से कम 114 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश के करीब 44 कस्बों और शहरों में सेना ने जमकर कत्लेआम मचाया। वहीं मारे गए लोगों में कथित रूप से एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसके घर में घुसकर सैनिकों ने उसे गोली मार दी है। म्यांमार के सैनिकों ने मेई खतीला के आवासीय इलाकों में गोलीबारी की। म्यांमार नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस हिंसा में करीब 20 नाबालिग बच्चे भी मारे गए हैं। देश में पिछले महीने हुए तख्ता पलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए सैनिक और पुलिसकर्मी लोगों को गोली मार रहे हैं। इन हत्याओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में हुआ 80% मतदान, वहीं असम में रही 75% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हुई वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले चरण में बम्पर 79.79% वोटिंग हुई। लोगों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग में पूर्व मेदिनीपुर में सबसे ज्यादा 82.51% वोटिंग हुई। पहले चरण के दौरान बंगाल के कुछ इलाकों में हिंसा भी देखने को मिली, हालांकि हालात काबू में रहे। बंगाल के अलावा असम में भी 47 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जहां पहले चरण में कुल 75.04% वोटिंग हुई। अब इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले ही चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। बीजेपी और टीएमसी खुद के लिए इसके अलग ही मायने निकालने में जुट गई है। लेकिन अगर पिछले
लेकिन अगर पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने ऐसे ही दिल खोलकर वोट किया है। पहले चरण में जिन 30 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 2019 में 16 पर बीजेपी की बढ़त थी, तो वहीं टीएमसी को 10 सीटों पर ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन यहाँ टीएमसी के लिए एक बुरी खबर भी है कि इन 10 सीटों में से 4 विधानसभा सीटें उस क्षेत्र में आती हैं जहां शिशिर अधिकारी ने चुनाव लड़ा था। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के वोट पर फर्क पड़ सकता है। इन सीटों पर ममता की पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। देश और दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल।